पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं मानस जायसवाल, अविनाश गोरक्षकर और आशीष चतुर्मुता। और बाजारों के खुलने की तैयारी बीच में देखिए एसजीएक्स निफ्टी लगातार धीरे धीरे कमजोरी के संकेत देते हुए नजर आ रहा है और 7,944 का लेवल इस वक्त 30 अंकों का नुकसान आपको देखने को मिलेगा। एक बार की एशियाई बाजारों पर भी नजर डालना जरूरी है क्योंकि कमजोरी के संकेत वहीं से आते हुए दिख रहे हैं। देख लेते हैं एशिया पैक किस तरह से कारोबार करता हुआ दिख रहा है। शंघाई में 1.5% का नुकसान है, हांगकांग 1.5% नीचे है। तो ये दो बड़े बाजार तेजी से नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर गिरावट गहराती हुई नजर आ रही है, ये आप देख सकते हैं। निक्केई के बाजारों पर भी नजर डाल ली जाए, यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन है और वहां पर अगर आप देखेंगे इस वक्त तो 1.4% के आसपास का नुकसान इस वक्त दिख रहा है। कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन हो सकता है वहां पर राय ली जाए। आशीष, कैपिटल गुड्स के शेयरों पर अगर कहीं कोई लॉन्ग पोजीशन बनाने का मौका है वायदा कारोबार में ट्रेंड के विपरीत तो बताएं, क्योंकि नंबर्स आईआईपी के काफी अच्छे दिख रहे हैं। देखिए जी, बिल्कुल, और क्लियरली रिफ्लेक्ट भी हो रहा था। एलएनटी जिस तरह से एक स्ट्रांग और परफॉर्मेंस दिखा रहा था, क्लियरली इंडिकेट हो रहा था कि इस स्टॉक के अंदर में अच्छी खासी बाइंग लोअर लेवल्स पे बनती हुई नजर आ रही है। एक अच्छा खासा बिल्डअप लास्ट कुछ दिनों के अंदर में देखने को मिला है। मैं समझता हूँ स्टॉक एक बार 1720 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो एक स्ट्रांग मोमेंटम इसके अंदर में कैच होगा, क्योंकि काफी शॉर्ट कवरिंग उसके बाद स्टॉक में एक्सपेक्ट की जा सकेगी और स्टॉक कम से कम 1800 तक के स्तरों को छू सकता है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ एलएनटी के अंदर में एक बाय पोजिशन हम रिकमेंड करते हैं। साथ ही साथ वोल्टास भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूं 370 380 तक का अपसाइड वोल्टास के अंदर में करंट लेवल से हमें देखने को मिल सकेगा। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर वोल्टास के लिए। लेकिन इस बीच बाजारों की शुरुआत हो चुकी है। प्री ओपनिंग सेशन में 18 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी 33 अंक ऊपर आपको नजर आएगा इस वक्त। और वेदांता का स्टॉक आप देखिए प्री ओपनिंग सेशन में पहली टिक पर 10% चढ़ता हुआ नजर आएगा। हीरो मोटोकॉर्प 4% ऊपर है, एशियन पेंट्स में 3% का फायदा और टाटा मोटर्स 2.5% मजबूत शुरुआत करता हुआ दिखा है आज के सेशन की। इन्फोसिस 50% नीचे दिखेगा, घबराइए मत, इतना गिरने वाला नहीं है। 1:1 बोनस एक्स बोनस हो रहा है आज से इन्फोसिस, तो दाम आधा रह जाना चाहिए और इसी वजह से ये एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन की टिक्स पर। लेकिन बाजार में मजबूत शुरुआत होने के आसार। इस वक्त रुपए पर डालते हैं नजर, यहाँ पर कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। शुक्रवार को हमने रुपए को 64 रुपए के नीचे जाकर 64 रुपए 6 पैसे पर क्लोज होते हुए देखा था। आज कमजोरी और बढ़कर लगभग 9 पैसे की कमजोरी और बढ़ी है। 9 ही पैसा कमजोर हुआ था रुपया शुक्रवार के सेशन में, आज भी इतनी ही कमजोरी। 64 रुपए 15 पैसे का लेवल, काफी इंटरेस्टिंग लेवल सब रुपए में आते हुए दिख रहे हैं। 64 रुपए 28 पैसे के आसपास के लेवल से 2 बार रुपए ने बाउंस बैक दिया और लगातार जब भी हम 64 के आसपास रुपए को आते हुए देखते हैं नेक्स्ट डे बाउंस आता हुआ दिखता है। लेकिन आज वैसा नहीं है। कम से कम शुरुआती कारोबार में करेंसी मार्केट में कमजोरी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये संकेत इस वक्त यहां पर आपके लिए। आयशर मोटर्स एक और स्टॉक है जो आज एक्शन में रहता है। आशीष, आपसे राय लेना चाहता हूं, चूंकि वायदा कारोबार में आ चुका है। अब दिग्गज एफआई ब्रोकरेजेस सीएलएसए की तरफ से एक रिपोर्ट आई, 21,800 का लक्ष्य इन्होंने आयशर मोटर्स के लिए दिया है। यहां से भी एक अच्छे अपसाइड की बात वो कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप, खरीदारी करने का मौका है? अनिल जी, देखिए इस गिरावट में आयशर मोटर्स में कोई एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को नहीं मिला सिग्निफिकेंट, और क्लियरली कुछ दिन पहले स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस किया था, उसका थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिला। तो क्लियरली बहुत स्ट्रांग हैंड्स के अंदर में ये स्टॉक अभी है, और जब भी इस तरह का एक स्ट्रांग हैंड्स के अंदर में कोई स्टॉक होता है तो वो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में चले, बट ओवरऑल उसके अंदर में अपटिक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टारगेट सीएलएसए के आए हैं डेफिनेटली उसी के अनुसार शायद स्टॉक परफॉर्म करे। डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर में रिकमेंड की जा सकती है, और अपसाइड में मुझे लगता है कि कम से कम 19,500 से 20,000 तक के स्तर शॉर्ट टर्म में स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आउट परफॉर्मर रहा है ये शेयर, लेकिन सीएलएसए ने अब जाकर इनिशिएटिव किया है, काफी लेट रहे सीएलएसए इस मामले में, ये कहना जरूर यहाँ पर पूरी तेजी मिस हो चुकी है। पूरी तेजी मिस हो चुकी है, और अब वो कह रहे हैं कि 2 नए रॉयल एनफील्ड के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको वो लॉन्च करेंगे 2 सालों में, जिसके चलते उनको लगता है कि तेजी देखने को मिलेगी। कह सकते क्रीम तो निकल गई है, अब तो सिर्फ ठीक है वो बिना क्रीम का निकला हुआ जो भी बचा है उसे। चलिए, लेकिन एक स्टॉक जिसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली है, पिछले हफ्ते हमने देखा था मिड कैप इंडेक्स में करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली थी, और एसआर ऑयल ये वो स्टॉक था जिसमें 41% की रनअवे रैली देखने को मिली। अविनाश, ट्रैक करते हैं आप एसआर ऑयल को, क्या राय रखते हैं? शुक्रवार के सेशन में भी 18% दौड़ा था ये शेयर।
आई थिंक मुझे लग रहा है कि हेमंत क्लियरली क्रूड के प्राइसेस कम होने से क्लियरली इनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी की एक्सपेंशन भी चल रही है। मेरे ख्याल से ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स प्रीवियस क्वार्टर में भी थोड़े ठीक ठाक थे, आगे भी मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसमें इंप्रूवमेंट आएगी। तो आई वुड से दैट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जिस प्रकार की तेजी आई है, प्राइवेट सेक्टर में हिसार ऑयल भी ऑयल रिफाइनिंग में है, मुझे लग रहा है कि आई थिंक लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली इस बिजनेस के लिए काफी पोटेंशियल अपसाइड है। तो क्लियरली आई थिंक जो इन्वेस्टर्स ने होल्ड किया है उनको होल्ड करना चाहिए। नई खरीदारी शायद थोड़ा सा स्टॉक अगर करेक्ट होता है तो ही खरीदे, बट डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ओके, मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लेकिन इस पर एक चार्ट पर राय लेनी जरूरी है, क्योंकि स्टॉक ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई और बाजार में स्ट्रांग बज ये भी है कि कोई बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन हो सकता है। डीलिस्टिंग को लेकर बज रहा है, और पहले से भी ने मना कर दिया था, उसके बाद स्टॉक काफी कमजोर हुआ। अब फिर से लोगों का अंदाजा यही है कि या तो डीलिस्टिंग होगी या कोई बड़ा प्लेयर आ सकता है। देखना होगा एसआर ऑयल में किस तरह का आगे डेवलपमेंट होता है वो तो पता नहीं, लेकिन चार्ट्स पर डेफिनेटली संकेत बेहतर होंगे। और इस कमजोर बाजार में मानस बताएं, चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं, इसके लिए कितनी और तेजी बन सकती है? अनिल जी देखिए, अप्रैल 2014 से लेकर सितंबर 2014 तक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली थी। स्टॉक 50 रुपए से चलना शुरू किया था, 130 के हाईज बने थे। उसके बाद हमने करीब 7-8 मंथ का कंसोलिडेशन देखा और फिर एक ब्रेकआउट दिखा। तो ये ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकली, और इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट हो तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी रैली अभी बाकी है। स्टॉक कम से कम 170-175 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। ये जरूर है कि फ्रेश लॉन्ग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि 2 दिनों में जिस तरह का मूव आ गया है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने हो तो आपकी मजबूरी है स्टॉप लॉस एक स्ट्रांग सपोर्ट पे लगाने की, जो कि 110 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से अगर बाई करना भी है तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। अगर स्टॉक 130-125 के आसपास है तब वहां पर बाई करें, 110 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें, 170 के टारगेट सेट करके चले। बट अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। मैं समझता हूँ 170 के टारगेट्स काफी पॉसिबल है। इसी तरह की रनअवे रैली वाला शेयर चेन्नई पेट्रो भी है मानस। इसके चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? 27% की रैली पिछले हफ्ते और उससे पहले से हम देख रहे हैं। अनिल, इनफैक्ट जब से नतीजे आए हैं चेन्नई पेट्रो के, ये शेयर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चार्ट पर ये कैसा लगता है आपको? देखिए, चार्ट पे तो बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि अभी जल्दी इसने ब्रेकआउट दिया है। 120 110 का जो रेजिस्टेंस रेंज था उसको ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, एसआर ऑयल या चेन्नई पेट्रो में से अपॉर्चुनिटी कहाँ दिखती है ज्यादा, तो मैं समझता हूँ चेन्नई पेट्रो बेटर आइडिया है। उसका रीजन ये है कि एसआर ऑयल में आप बाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस एक बहुत ही बड़ा रखना पड़ेगा। बट चेन्नई पेट्रो का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि 105 का एक स्टॉप लॉस लगाया जाए और टारगेट्स भी यहाँ पर थोड़े मजबूत बनते हैं। पॉसिबल है 180 और 190 तक के टारगेट्स चेन्नई पेट्रो में देखने को मिले, तो बिल्कुल यहाँ पर अभी भी लॉन्ग किया जा सकता है। बट आपको स्टॉप लॉस 105 के नीचे ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी स्ट्रांग बज यही कि बाजार के कुछ बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स ने इस काउंटर में खरीदारी की और उसके बाद से इस बस पर ये स्टॉक काफी जबरदस्त तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन तो 20% का ऊपरी सर्किट भी लगता हुआ नजर आया था। कुछ और स्टॉक जहां पर एक्शन हो सकता है खबरों के दम पर, टाटा स्टील। और बताएं आशीष, क्या रणनीति होनी चाहिए? कुछ नई पहल की है 22 जून से, चूंकि यहाँ की यूके का जो इनका प्लांट है उसकी यूनियन ने हड़ताल पर जाने की बात कही है। उससे पहले एक आखिरी कोशिश होती हुई दिख रही, कुछ और मीडिएशन किया जा रहा है, नई पहल की जा रही टाटा स्टील की तरफ से पेंशन की दिक्कतों को लेकर। क्या कहीं कोई रिकवरी के संकेत हैं या फिर उछाल में शॉर्ट ही करना चाहिए इस स्टॉक को? जी, डेटा को देखते तो लगता है कि शॉर्ट पोजीशंस काफी सिग्निफिकेंट बनी हुई है, और जिस तरह से स्टॉक ने 300 के लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद भी एक अच्छा खासा बिल्डअप शॉर्ट साइड पे डेवलप हुआ है, वो कहीं भी ये डेटा के अंदर में इंडिकेशन नहीं आ रहा कि कोई मेजर स्ट्रेंथ इस स्टॉक के अंदर में देखने को मिलेगी। थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर और ओवरऑल पैटर्न ये इंडिकेट करे कि स्टॉक के अंदर में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो स्टॉक को 5 से 7% डाउन साइड शॉर्ट टर्म के अंदर में ले जा सकता है। 5 से 7% कुछ दिनों में और ये शेयर कमजोर हो सकता है। 300 रुपए के नीचे जाकर इसने क्लोजिंग दी शुक्रवार के सेशन में। पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बताएंगी कि ट्रेडिंग कॉल्स क्या निकल कर आ रही हैं। हाय पूजा, बताइए, तेजी की कॉल्स ज्यादा हैं या बिकवाली की राय? जी, आज मिला जुला रुझान ही देखने को मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर बिकवाली की राय निकल कर आ रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में। शुरुआत पहले कॉल से करते हैं। जय ठक्कर ने गेल में खरीदारी करने की राय दी है। लगातार ही खरीदारी का ट्रेंड यहां पर देखने को मिल रहा है और अगले 2 से 3 दिन में इनका मानना है कि 410 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा कॉल है आशुतोष साधना का। इन्होंने आईडीएफसी में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि ओवरसोल्ड जोन में है ये स्टॉक और यहाँ से 142 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से एक अच्छी यहाँ से
एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 151 तक के लेवल अगले 1 से 2 दिनों में देखने की उम्मीद है। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं मानस जायसवाल। गुड मॉर्निंग मानस, बताइए आज आप बिकवाली की राय देंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। बिल्कुल बिकवाली की राय रहेगी। पहला तो हमें ध्यान रखना है कि मेटल सेक्टर में जिस तरह की गिरावट हमने फ्राइडे के सेशन में देखी, यहां पर शायद वीकनेस अभी और देखने को मिले। काफी स्टॉक चार्ट पे वीक लगते हैं, बट मैं समझता हूं कि हिंडाल्को एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 120 के आसपास रहेंगे और टारगेट 110 के आसपास, जो कि आने वाले 2 से 3 दिनों में टेस्ट हो सकते हैं। दूसरा स्टॉक माइंट्री रहेगा, जहां पर हमने पिछले 2 दिनों में 50 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक को जाते हुए देखा है। वॉल्यूम्स अच्छे थे, तो ये एक नेगेटिव संकेत है। मैं समझता हूं कि और गिरावट देखने को मिलेगी माइंट्री में। 1225 तक के लेवल्स आने वाले 2 से 3 दिनों में टेस्ट हो सकते हैं और 1340 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को करंट लेवल्स पर शॉर्ट किया जा सकता है। थैंक यू मानस। आखिरी कॉल में भी कमजोरी की ही राय निकल कर आ रही है। नीरव अखाड़िया ने बैंक ऑफ बड़ौदा में सेल की राय दी है। यहाँ पर इनका मानना है कि वीक ट्रेंड है इस काउंटर में और अगले 3 दिनों में 135 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय, 10% का रिटर्न स्टॉक से मिलने की उम्मीद है। 5 में से 3 कॉल्स में आज जानकार कमजोरी करने की राय दे रहे हैं। तो साफ तौर पर मिले जुले रुझान ट्रेडिंग के लिए आज से आते हुए दिख रहे हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बाजार का मूड और माहौल भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग दिख रहा है बाजार का मूड, जहां एसजीएक्स निफ्टी लगातार कमजोरी की तरफ बढ़ने के संकेत दे रहा है, वहीं इसके विपरीत प्री ओपनिंग सेशन मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। 4 अंक ऊपर निफ्टी पर है, लेकिन सेंसेक्स पर देखिए 75 अंक ऊपर है। और एसजीएक्स निफ्टी एक बार फिर से देख लें, अगर किसी तरह का कोई बदलाव हुआ हो वहां पर, क्योंकि हमने लास्ट चेक किया तो 33 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी नजर आ रहा था। इस वक्त देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी किस तरह का ट्रेड दिखा रहा है, कितनी नीचे रिकवरी यहां पर भी आती हुई दिख रही है 13 अंकों की। लेकिन फिर भी प्री ओपनिंग सेशन में बेहतरीन मजबूती के संकेत दिखेंगे। लेकिन प्री ओपनिंग सेशन से एक इंटरेस्टिंग संकेत और दिख रहा है, वो बैंक निफ्टी को लेकर यहां पर कमजोरी के साथ शुरुआत होने के आसार हैं। मिड कैप शेयरों में तेजी बनती हुई दिख सकती है, लेकिन ओवरऑल बाजारों में थोड़ी बेहतर शुरुआत होने के संकेत। और इसकी वजह है केन इंडिया और वेदांता के स्टॉक जो दोनों ही 2-2% से ज्यादा मजबूत खुल सकते हैं, यहां पर तेजी के साथ शुरुआत होने के आसार इस वक्त दिख रहे हैं। लेकिन एक और स्टॉक जो एक्शन में दिख रहा है वो है टाटा मोटर्स का। और बताएं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, चूंकि यहां पर मई महीने के सेल्स के आंकड़े आए, शायद उसके दम पर ये एक मजबूती दिख रही है टाटा मोटर्स के काउंटर पर प्री ओपनिंग सेशन में 1% की तेजी के साथ। क्या करना चाहिए आशीष? अनिल जी, अगेन इसको देखें तो ये अपने ऑलमोस्ट 12 मंथ्स के लोस पे ये स्टॉक खड़ा है और काफी सिग्निफिकेंट बिल्डअप शॉर्ट साइड पे हुआ है। बट क्योंकि 12 मंथ के लोस के आसपास खड़ा है और जब भी थोड़ा सा भी रिकवरी आती है तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक जरूर देखने को मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि एक टेम्परेरी ट्रेड, या इसको बोले कि 4 से 5 दिनों का ट्रेड देखे तो डेफिनेटली एक पुल बैक की पॉसिबिलिटी बन रही है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चरल पोजीशन इसके अंदर में काफी शॉर्ट साइड पे रोल ओवर हो रही है। तो क्लियरली मुझे लगता है कि 5 से 6% के अपसाइड पे इस स्टॉक के अंदर में लॉन्ग साइड से एग्जिट होना एडवाइजेबल रहेगा। नेस्ले पर क्या राय निकल कर आई है अविनाश? अब हम देख रहे हैं मामला हाईकोर्ट में है और अगली सुनवाई 30 जून को होने वाली है। अब अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस खराब खबरों के बाद खरीदना शुरू करे तो क्या वो सही रणनीति होगी, या आपको लगता है अभी और खराब दिन आ सकते हैं नेस्ले के लिए? आई थिंक हेमंत, डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में ये जो मैगी का इशू हुआ है इसमें नेस्ले डेफिनेटली रिकवर करेगी। लेकिन जिस प्रकार का फाइनेंशियल लॉस मैगी अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए रिकॉर्ड करेगा वो शायद प्राइस में अभी बिल्टअप नहीं हुआ है। क्लियरली 18-20% का रेवेन्यू मैगी से आता था, प्रॉफिटेबिलिटी भी इस प्रोडक्ट पे काफी अच्छी थी। तो मैं समझता हूं कि अगर खरीदी करनी है तो मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के बाद खरीदे, क्योंकि क्लियरली बोथ बिजनेस टॉप लाइन एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी में डेफिनेटली इसको एक दबाव देखने को मिलेगा। तो क्लियरली शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से स्टॉक को अवॉइड करे। बट क्लियरली अगर खरीदना ही है तो मेरे ख्याल से आने वाला क्वार्टर के बाद जब कंपनी रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगी, क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ इश्यूज में जब रिकवरी की बात होती है तो मेरे ख्याल से कम 2-3 क्वार्टर्स लगते हैं कि नॉर्मल सी वापस आ जाए। तो क्लियरली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में फ्रेश बाइंग अवॉइड करे और क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद ही अगर खरीदना है तो खरीद लीजिए। मानस, कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट्स पर नजर डालें, बताएं कि क्या मौका बन सकता है यहाँ पर लॉन्ग या शॉर्ट बनाने का। आज एफआईपीबी की एक बैठक होने वाली है जिसमें विदेशी निवेश के कई सारे प्रस्ताव है जिनको मंजूरी मिल सकती, जिन पर विचार किया जाएगा रादर। उसमें कोटक महिंद्रा बैंक का एक है, डेन नेटवर्क, इरोस इंटरनेशनल, हैथवे केबल्स, ये कुछ और नाम है। लेकिन कोटक के चार्ट देखकर बताएं क्या ट्रेड बनेगा यहाँ पर।
देखिए, बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिली थी लास्ट सेशन में, बट यहाँ पर ये जरूर मेंशन करूंगा कि काफी रेजिस्टेंस है। 1320 से लेकर 1340 बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, क्योंकि आई थिंक 100 डे मूविंग एवरेज और 50 दिनों का मूविंग एवरेज इसी रेंज में है। और जब तक ये 1340 के लेवल्स ब्रीच ना करे, 1350 के ऊपर ना निकले, तब तक तो मैं लॉन्ग नहीं प्रेफर करूंगा। मैं तो समझता हूं कि ये जिस तरह की रिकवरी हमने देखी है, ये एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। आपको लॉन्ग बनाना ही है तो फिलहाल तो इस रैली पे एग्जिट करिए, और फिर से आपको लॉन्ग करना है तो 1350 के ऊपर करिए। पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है कि शायद हमें आने वाले टाइम में स्टॉक में वीकनेस देखने को मिलेगी और वापस स्टॉक 1250, 1240 तक की रेंज में जा सकता है। एनटीपीसी के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं, ये भी बताइए। मानस, यहाँ पर कुछ खबरें हैं कि ये जो एनटीपीसी कंपनी है वो स्ट्रेस पावर जनरेशन एसेट्स को खरीद सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल के ये पावर एसेट्स हैं, और वो एक जॉइंट वेंचर कंपनी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बनाएगी, जिसके तहत ये एसेट्स खरीदेगी। चार्ट्स कुछ कन्विंसिंग लगते हैं आपको? देखिए, टेक्निकली कोई रीजन नहीं दिखता है स्टॉक को करंट लेवल्स बाय करने का, और बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि गिरावट पे भी बाय करना शायद उचित नहीं होगा। कम से कम हम 128, 125 तक के टारगेट्स देख सकते हैं एनटीपीसी में, और अगर एक रीजन चाहिए तो वो रीजन 145 के ऊपर ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे मूविंग एवरेज आपको 140 से 145 के रेंज में देखने को मिलेंगे। तो जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले, इन सब मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले, तब तक तो बिल्कुल लॉन्ग नहीं करना चाहिए। 145 के ऊपर निकले तब बिल्कुल आप लॉन्ग करें, बट लोअर लेवल्स पे इस पे अभी भी जगह है। मैं समझता हूँ 128, 127 तक के लेवल्स एनटीपीसी में जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये राय आती हुई एनटीपीसी के काउंटर पर, और शुरुआत होती दिख रही है भारतीय बाजारों की। अब कुछ ही सेकंड्स बचे हैं आपके सामने। इंटरेस्टिंग होगी आज की शुरुआत, क्योंकि अब से 5-7 मिनट पहले तक बड़े नर्वसनेस का माहौल था। एसडेक्स निफ्टी 30-35 अंक नीचे था। हमारे प्री ओपनिंग सेशन में माहौल अलग है। 75 अंकों की तेजी सेंसेक्स में दिख रही है, 1/4%। वो भी तब जबकि बैंक निफ्टी कमजोर शुरुआत के संकेत दे रहा है। निफ्टी एकदम फ्लैट खुलने वाला है। मिड कैप इंडेक्स में मजबूती होगी, तो कैसी शुरुआत होगी और किस तरह के ट्रेड दिखेंगे, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आज पहली टिक के तौर पर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आती हुई दिख रही है, सेंसेक्स में शुरुआत होती है भारतीय बाजारों की, और इस वक्त आप देख सकते हैं 60 अंक ऊपर शुरुआत हुई सेंसेक्स की। 25 अंकों की मजबूती, निफ्टी 4 अंक ऊपर है। तो हरे निशान के साथ शुरुआत जरूर हुई, लेकिन लाल निशान में फिसलने की तैयारी। जी हाँ, अब सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही लाल निशान में जा चुके हैं। 30 अंकों का नुकसान आपको दिखेगा सेंसेक्स में, 15 अंक नीचे निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। ये है इस वक्त का शुरुआती कारोबार का हाल। हालांकि मिड कैप इंडेक्स 1/4% मजबूत नजर आएगा, लेकिन अल्टीमेटली बैंक निफ्टी है जो गिराने का काम कर रहा है। 0.5% की गिरावट बैंक निफ्टी में होती हुई दिख रही है। अब लगभग 90 अंक नीचे सेंसेक्स दिखेगा, और 25 अंकों का नुकसान आपको नजर आएगा निफ्टी में। 7,950 के आसपास निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो अच्छी खासी गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, और एचडीएक्स निफ्टी की तर्ज पर कहना होगा शुरुआत होती दिखी तो ज्यादा सही होगा। अब 7,950 के लेवल को तोड़ता हुआ दिखेगा निफ्टी, 35 अंक नीचे है। आइए स्टॉक्स पर डालें नजर। इन्फोसिस 1:1 बोनस के बाद एडजस्ट होकर, लेकिन 0.2% का नुकसान यहाँ पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1.5% का नुकसान। कोल इंडिया, विप्रो जैसे शेयरों में कमजोरी का माहौल। सिप्ला 1.5% टूटता हुआ दिख रहा है, और ये सारे शेयर हैं जो दबाव बना रहे हैं निफ्टी पर। मजबूत क्या है वो देख ले। केन इंडिया 3.5% मजबूत है, वेदांता 2.5% मजबूत है। तो ये दो स्टॉक हैं जिनमें तेजी के साथ शुरुआत होती दिख रही है। टाटा पावर जिन्होंने 6% दाम बढ़ाए बिजली के नई दिल्ली में, और उसके बाद यहां पर मजबूती होती दिख रही है, लेकिन कमजोरी बढ़ती दिख रही है। सेंचुरी मारता सेंसेक्स नीचे की तरफ 115 अंक नीचे है इस वक्त। आइए वायदा कारोबार की तरफ, कहां एक्शन है। अपोलो हॉस्पिटल 0.2% नीचे है। माइंड ट्री 1.5% नीचे है। सिप्ला और बैंक ऑफ बड़ौदा की हमने बात की, यहां पर कमजोरी है। टायर स्टॉक्स पर दबाव है। एमआरएफ और सीएट दोनों ही वायदा कारोबार में आज कमजोर शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं अपनी पारी की। मजबूत क्या है, सन टीवी 4% के इजाफे के साथ टॉप गेनर है इस वक्त वायदा कारोबार में। कावेरी सीड जहां पर आरबीआई की एफआई लिमिट बढ़ाने की मंजूरी, 2.5% का फायदा यहां पर दिख रहा है। इसके अलावा डिश टीवी यहां पर आज थोड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। एमटेक ऑटो, आयशर मोटर्स 1% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। ये है इस वक्त का रुझान, जहां पर काफी इंटरेस्टिंग कारोबार बाजार में। शुरुआत में 85 अंक नीचे सेंसेक्स, निफ्टी 25 अंक नीचे, बैंक निफ्टी 0.5% नीचे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में, लेकिन एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद लगभग बराबर इस वक्त। हेमंत कहाँ नजर है आपकी? काफी सारे शेयर देखिए आज जिन्होंने कमजोर शुरुआत करी है। जेपी ग्रुप जिसका पिछले हफ्ते भी काफी खराब प्रदर्शन रहा था, देखिए जेपी एसोसिएट्स में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। वही इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर
जिन्होंने पिछले हफ्ते भी खराब प्रदर्शन दिखाया था। GMR इंफ्रा देखिए 1% कमजोरी के साथ आज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। IFCI में 1% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। DLF जैसे रियल एस्टेट शेयर भी 1% कमजोरी के साथ खुले हैं। JP एसोसिएट्स के अलावा JP पावर में 1% की गिरावट देखी जा रही है। तो ये वो छोटे मझौले शेयर हैं जो आज फिर से पिट रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट देखिए 1% की गिरावट के साथ आज फिर से ट्रेड इसने शुरू किया है। हफ्ते का पहले कारोबारी दिन यहां पर भी कोई रिस्पाइट नहीं देखने को मिल रही है। बढ़त में जरूर देखने को मिल रहा है कावेरी सीड्स जैसे शेयर। सन टीवी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है 4.25% का। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि एमटेक ऑटो के लिए शुरुआत पॉजिटिव नोट पर हुई है, 1% की तेजी। टाटा मोटर पिछले हफ्ते 4.5% पिट चुका था, तो एक उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। टीवीएस मोटर में भी करीब करीब 1% का पॉजिटिव अपटिक देखी जा रही है। इसके अलावा एसआर ऑयल, ये स्टॉक जो 40% से ज्यादा की रैली पिछले हफ्ते दिखा चुका है, इसका सर्किट फिल्टर भी अब 20% से डाउनवर्ड रिवाइज होकर 10% हुआ है। लेकिन देखिए आज 4-4.5% का पॉजिटिव शुरुआत इसने करी है। ऑर्किड केमिकल्स के कुछ दवाओं को US FDA की मंजूरी पिछले हफ्ते मिली थी, आज फिर देखिए 3% का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। डेनमार्क के 2 दवाओं को आज US FDA की मंजूरी मिली है। यहां पर फ्लैट टू पॉजिटिव टिक्स के साथ ग्लेनमार्क फार्मा ने शुरुआत करी है। कुछ रनअवे रैली दरअसल यहां पर नहीं देखने को मिल रही है। ये वो स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में है फ्लेवर में। एकदम बिल्कुल। और बाजार इस वक्त देखें तो मामूली कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है 7,950 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश है। निफ्टी के 7945 आज का लो है और 7990 आज का हाई है। ये 7990 बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल है क्योंकि हमने शुक्रवार को 7995 का हाई देखा था और हम कह रहे थे कि 8,000 के ऊपर जाना चैलेंज है। तो लगभग उन लेवल के आसपास शुरुआत करके बाजार फिसलते हुए दिखे हैं इस वक्त। ये एक साफ संकेत आपको मिलेगा इस वक्त। लेकिन एसआर ऑयल मिड कैप स्पेस में टॉप देने जैसे आप बात कर रहे थे 4% के आसपास के। अब कावेरी सीड में भी अच्छी मजबूती होती दिख रही है 4% के आसपास की। मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी है। ग्लेनमार्क के अलावा ऑर्किड केमिकल 3.5% मजबूत हो चुका है। तो ये स्टॉक्स हैं जहां पर रफ्तार बरकरार है ऊपर की तरफ। सन टीवी इससे क्या हुआ है 9% लगातार मजबूती बढ़ती हुई दिखी। एक क्विक चेक ले लेते हैं चार्ट पर सन टीवी के। मानस क्या लेवल्स अहम है? 310 पर ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स इसके। देखिए करीब 4-5 दिन पहले ही हमने एक क्रैक देखा था स्टॉक में और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक किए थे। बट उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये बाउंस बैक केवल एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो ट्रेंड है वो वीक हो चुका है और शायद आने वाले टाइम में हमें लोअर लेवल्स करीब 270-260 तक के देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि इस बाउंस बैक पे एग्जिट करना चाहिए। बहुत रेजिस्टेंस दिखता है। अगर आप चार्ट्स पे देखिए तो 330 से लेकर 340-345 तक बहुत रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल तो इस बाउंस बैक पे को यूज करें एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी की तरह, फिर बाद में फिर से एनालाइज करेंगे स्टॉक को। बट करंट लेवल्स पे तो एग्जिट करना चाहिए। 20% पिटा था ये शेयर पिछले हफ्ते और आज एक अचानक से उछाल देखा जा रहा है। इस समय 8% की मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। काफी सारी अनिश्चितताएं अविनाश इस शेयर के साथ जुड़ी हुई हैं जिसके चलते हमने देखा था पिछले हफ्ते गिरावट देखी गई थी। क्या करना चाहिए यहाँ पर? उछाल में निकल जाएं जैसा कि मानस कह रहे हैं? मुझे लग रहा है कि हेमंत आई थिंक क्लियरली ऑपरेशनल लेवल पे अभी भी कोई क्लियरिटी आई नहीं है कि इनके चैनल को वापस एक्सटेंशन दिया जाएगा। आई थिंक क्लियरली एक्सटेंशन अगर दिया जाता है विद सम राइडर्स तो डेफिनेटली स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन क्लियरली आई थिंक जिस प्रकार का स्टॉक का प्रोफाइल है ये काफी पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक है। जब भी नेगेटिव न्यूज फ्लो आता है तो शेयर काफी बुरी तरह से पिट जाता है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में बाउंस जारी रहेगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि जो लाइसेंस है वो रिन्यू होगा लेकिन विद सम राइडर्स। तो मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक मीडिया स्पेस में मेरे ख्याल से कोई दूसरे अच्छे स्टॉक्स है जैसे जी एंटरटेनमेंट है। क्लियरली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑपरेशनली और बिजनेस मॉडल वाइज सन टीवी से डेफिनेटली ये बेहतर रहेगा। सन टीवी वायदा कारोबार में देखिए आशीष, ओपन इंटरेस्ट में 4% की बढ़त हो चुकी है। 4 मिनट हुए नहीं मार्केट को खुले हुए, 80-81 हजार शेयर नए जुड़े हैं। प्राइस एक्शन साफ तौर पर बता रहा है कि लॉन्ग्स बन रहे हैं। जी अनिल जी बिल्कुल, प्राइस एक्शन वही बता रहा है और जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है ओपनिंग के साथ वो एक लॉन्ग साइड पे इंडिकेट कर रहा है। डेफिनेटली चार्ट्स के नजर से देखें तो क्लियर चार्ट बिल्कुल भी इसके अंदर विजिबल नहीं है, बट आज एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर में देखने को मिल सकती है क्योंकि एक सरप्राइज ओपनिंग हुई है और जिसके चलते शॉर्ट्स कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है करंट लेवल से 3-4% की बढ़त और देखने को मिलेगी, बट प्योरली एक हाई रिस्क ट्रेड है। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि 3-4% की बढ़त पे इस स्टॉक के अंदर में लॉन्ग पोजिशन को एग्जिट कर लेना चाहिए। 2 शेयरों पर नजर रखिए। केन इंडिया खुला जरूर करीब 3% मजबूत था लेकिन अब आप देखिए 1% की गिरावट दिन के हाई से करीब 4% ये फिसल चुका है। वेदांता
इसने भी एक 2.5-3% का मूव के साथ ओपनिंग जरूर दिखाई थी, लेकिन देखिए अपने हाई से ये भी 1.25% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। जैसा कि हम अनिल बात भी कर रहे थे कि केन इंडिया के शेयरधारक जरूर नाराज होंगे और वेदांता के लिए जरूर पॉजिटिव है। मुझे तो लगता है वेदांता पीएलसी के लिए ये ज्यादा पॉजिटिव है। बिल्कुल, और वहां पर स्टॉक शायद ज्यादा अच्छा करेगा। और मुझे याद है पिछले हफ्ते 9 तारीख को जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तो 8% की रैली वेदांता पीएलसी में लंदन में देखने को मिली। एग्जैक्टली, तो होल्डिंग कंपनी जो पूरा कारोबार ग्लोबली ये हैंडल करेगी उसके लिए काफी पॉजिटिव खबर है। और केन इंडिया में अब सिर्फ एडजस्टमेंट चलेगा, वेदांता के साथ उनका प्राइस का जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी दोनों स्टॉक्स में रहेगी। वैसे फेयर वैल्यू 193 रुपए के आसपास की बनती थी कल की शुक्रवार की क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर, लेकिन आप समझ सकते हैं बाजार से थम्स अप नहीं दे रहा है। इनफैक्ट जो उछाल मिली है वहां पर बिकवाली का मौका बनता हुआ दिखा है, ये इस वक्त का संकेत। बैंक निफ्टी जो कमजोर होता दिख रहा है, इस पर राय लेना चाहता हूं आशीष आपकी। बढ़ने में भी आगे और गिरने में भी आगे हैं। आज फिर से एक दिन ऊपर एक दिन नीचे वाला माहौल जो बैंक निफ्टी में बना हुआ है, क्या लेवल्स हमें 17,300 मेरे ख्याल से शुक्रवार को वहीं लो बनाया था। देखिए अनिल जी, 17,500 का क्रिटिकल सपोर्ट था जो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, और जब तक कि वो लेवल्स क्रॉस नहीं होंगे शॉर्ट्स काफी अंदर एग्रेसिवली इसके अंदर में पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि बाजार की वीकनेस के अंदर में एक स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस इसकी तरफ से देखने को मिल सकता है। ऑन डाउन साइड पर मुझे लगता है कि जब तक 17,500 550 के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग नहीं देखने को मिलेगी तब तक कोई भी पुल बैक में बैंक निफ्टी के अंदर में शॉर्ट्स बनाए जाएंगे। ऑन डाउन साइड मुझे लगता है 16,800 तक के स्तर आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये लेवल्स हैं जिस पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर केन पर एक ट्रेड लेना हो इस समय, चार्ट्स आप कह ही रहे थे मानस कमजोर हैं, क्या एग्रेसिव शॉर्ट सेलर्स यहां पर शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं? आपका क्या मानना है? बिल्कुल शॉर्ट बना सकते हैं। और देखिए जब लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं तब तो स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर होती है कि आपको बाउंस बैक पे बिकवाली करनी है, और पिछले 2-3 दिनों में बाउंस बैक भी केन इंडिया में देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से तो शॉर्ट बनाए जा सकते हैं। 192 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना है। जहां तक बात लोअर लेवल्स की, जो पहला टारगेट आता है वो 4-5 दिनों के पहले, जो 4-5 दिन पहले जो हमने लो देखा था 170 का, स्टॉक वो टेस्ट कर सकता है। बट अगर उसके नीचे फिसलेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो 163 का आता है, तो वहां तक तो बिल्कुल स्टॉक जा सकता है। बट अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाएं, क्योंकि न्यूज बेस्ड स्टॉक है, तो 192 के ऊपर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ये स्टॉक रुकेगा कहाँ, ये मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि 300 वाला आधा तो हो गया, 300 सवा 300 से। अविनाश, क्या 250 रुपए में भी किसी को वैल्यू नजर नहीं आती केन इंडिया में? ना, आई थिंक अनिल जी क्लियरली जिस प्रकार का वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो चुका है, मेरे ख्याल से ये जो मर्जर हुआ है इसमें क्लियरली वेदांता को मर्जर की ज्यादा जरूरत है। आपने वेदांता पीएलसी की बात की, वेदांता पीएलसी ने इस मर्जर इस एक्विजिशन केन एक्विजिशन के लिए करीबन $7 बिलियन की डेट खड़ी की है, और इसका रिपेमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले 2 साल में करीबन $2 बिलियन का रिपेमेंट है। तो क्लियरली ये मर्जर इसलिए हो रहा है। तो केन इंडिया के शेयर होल्डर्स को मेरे ख्याल से इस मर्जर से कुछ ज्यादा मिला नहीं है। वो जो 10 रुपए का जो प्रेफरेंस शेयर है वो मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी कैरेट है। आई थिंक 7.5% का कूपन, वो भी 18 महीने के लिए बहुत ही सस्ता डील है। अगर हम कैश केन इंडिया की देखें तो 17,000 करोड़ की कैश वेदांता को जाती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि कैश वो यूज नहीं करेंगे, बट ये क्लियरली आगे चल के कैसे यूटिलाइज होती है उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो वही एक कारण है। एक छोटा सा कैरेट या फिर एक छोटी सी लॉलीपॉप देने की कोशिश करी है, लेकिन केन इंडिया के देखिए शेयरधारक स्मार्ट है, उनको ये पसंद नहीं आ रही है डील। देखना होगा एलआईसी और केन पीएलसी इस तरह से। सबसे बड़ी बात यह है हेमंत की ऐसी कंपनी जो अच्छा खासा कैश बिजनेस रखती है, अच्छा खासा कैश प्रॉफिट जनरेट करती है, उसमें वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो, वो भी तब जबकि मार्केट बुलरन में हो। एक काम करते हैं, हिंदुस्तान जिंक के और हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक पर भी नजर डालते हैं। आज इंटरेस्टिंग होगा देखना वो कैसे खुला है, क्योंकि कल हमने देखा था के दौरान खास बदलाव। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि वो चाहेंगे कि सरकार जो रेजिडुअल स्टेक है वो उनको दे दे, और उसके बाद हिंदुस्तान जिंक के साथ भी वो ऐसा ही करना चाहेंगे। उनके पास भी 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का बड़ा कैश है। यस, लेकिन इस बीच मार्केट पर नजर डालिए। मार्केट पर एक बेहतरीन रिकवरी आती हुई दिखी है। अभी से कुछ सेकंड पहले हरे निशान में हमने फिर से बाजार को लौटते हुए देखा, अब 10-10 अंक नीचे है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स आज देखिए ये ड्राइविंग सीट पर है। 635 स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 400 शेयरों में कमजोरी का रुझान है। तो आज काफी बेहतर सिचुएशन दिख रही है ब्रॉडर मार्केट के लिहाज से, और दिग्गजों में भी उतार चढ़ाव के बीच थोड़ी रिकवरी के, थोड़ी स्टेबिलिटी के संकेत जो दिख रहा है बाजार पर वो ये कि 7,950 के नीचे फिलहाल बाजार जाने के लिए तैयार नहीं है। वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। मानस, अविनाश, आशीष, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस होगा डोमेस्टिक फंड्स पर जो दमदार खरीदारी कर रहे हैं पिछले कई सेशन से। एफआईएस की बिकवाली का अच्छा खासा मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं।
कहां पर वो बुलिश है, क्यों बुलिश है और बाजार का डायरेक्शन आगे क्या रहेगा, इन सब पर हम बातचीत करेंगे प्राइमरीका म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर बीपी सिंह साहब से इस छोटे से ब्रेक के बाद। 25 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 12 अंकों का, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की मजबूती। स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग इतना ही मजबूत ब्रॉडर मार्केट में, इसीलिए आप देखेंगे कि 625 शेयर मजबूत ट्रेड करते हुए दिखेंगे आपको। 440 शेयरों में नुकसान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की तादाद बेहतर होती हुई दिख रही है पिछले कुछ मिनटों में। बैंक निफ्टी जरूर आज फिर से कमजोर है, 1/4% के आसपास का नुकसान यहां पर दिखेगा आपको। लेकिन बाजार में पिछले कई दिनों से एफआईज की तरफ से लगातार बिकवाली का रुझान बरकरार है, लेकिन कैश मार्केट में एफआईज के सामने डोमेस्टिक फंड्स लगातार खरीदारी भी करते हुए दिख रहे हैं और काफी हद तक सपोर्ट वहीं से आता दिख रहा है। क्या वजह है कि एफआईज के बिकवाली के बावजूद डोमेस्टिक फंड्स बुलिश हैं, बाजार पर पॉजिटिव हैं, पैसा लगा रहे हैं, और आगे उन्हें बाजार का डायरेक्शन क्या दिखता है और कहां निवेश के मौके हैं, इन सब पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ प्राइमरीका म्यूचुअल फंड के बीपी सिंह साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिंह साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। फ्लोज एफआईज के नेगेटिव है और आप जैसे डोमेस्टिक फंड्स के काफी पॉजिटिव, क्या सिर्फ इस वजह से खरीदारी आप करें कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफी पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, या फिर बाजार में तेजी को लेकर आप अब भी अच्छे खासे कॉन्फिडेंट हैं? नमस्कार। नहीं, देखिए, हम तो इनफ्लो की वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो निश्चित है, और साथ ही साथ बाजार के जो फंडामेंटल्स हैं वो लॉन्ग टर्म के काफी अच्छे थे। जहां तक एफआईआईज की बात है, उनकी सेलिंग इस वजह से हो रही थी क्योंकि ग्लोबली 2-3 डेवलपमेंट्स हुए थे। एक तो चाइनीज मार्केट में थोड़ा सा चेंज हुआ था जिससे उन्होंने अपने पैसे वहां लगाए। सऊदी अरबिया जैसे नया मार्केट आज खुल रहा है तो वहां इन्वेस्ट करने के लिए, और तीसरी यूएसए की आप देखिए तो बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही थी जिससे कि उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहा था। तो उनके अपने व्यक्तिगत प्रॉब्लम थे और व्यक्तिगत अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही थी जिसके कारण से वो वहां इन्वेस्ट कर रहे थे। जबकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखें तो इंडिया में इकोनॉमिक रिकवरी दिख रही है और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यह मानना है कि मानसून के खत्म होते होते तक इकोनॉमिक रिकवरी नंबर बहुत अच्छे दिखाई देने लगेंगे और जिसका कि फायदा मार्केट को होगा। विपिन सिंह साहब, अब आईआईपी के आंकड़े जो शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए 4.1% के 2.5% के मुकाबले, इसे देखकर थोड़ा सा संतोष हो रहा है कि ग्रोथ वापस आ रही है। क्या आप संतुष्ट हैं इन आंकड़ों से और आपको भी लगता है कि आगे चलकर ये आंकड़े और सुधर सकते हैं? देखिए, आईआईपी का नंबर मंथली कभी कभी फ्लक्चुएट होता है, तो इस अच्छे नंबर को देख के कुछ लोग शायद शक भी करें कि ये सस्टेन करेगा कि नहीं। लेकिन हम 2 और नंबर की तरफ ध्यान यदि दें तो जिस तरह से पिछले महीनों में हमारा एक्साइज और टैक्स का कलेक्शन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा हुआ है और वो पॉइंट आउट कर रहा है कि इकोनॉमी में ग्रोथ पिकअप हुई है। और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है कि पिछले 5 महीने से कैपिटल गुड्स इंपोर्ट्स काफी तेजी से ऊपर आए हैं। ये पॉइंट आउट करता है जो अर्ली साइन होता है कैपेक्स रिकवरी का। तो हमारा यह मानना है कि अगले 3 से 4 महीनों में आप देखेंगे कि इकोनॉमी में कैपेक्स रिकवरी काफी अच्छी होगी। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 1 साल में इस गवर्नमेंट ने जरा भी इंसेंटिव्स नहीं दिए हैं, तो ये पूरी डिमांड बेस्ड रिकवरी हो रही है और जब ये होती है तो ये सस्टेन करती है। तो इन एस्पेक्ट्स को देख करके हम काफी पॉजिटिव है और कैपिटल गुड सेक्टर के ऊपर हमारा ध्यान इसमें बहुत ही अच्छा है। लेकिन सिंह साहब, बैंकिंग शेयर पर आप काफी समय से बुलिश रहे हैं, हालांकि परफॉर्मेंस थोड़ी सी ढीली पड़ती हुई दिखी है रेट कट्स होने के बावजूद। क्या ये सही वक्त है बैंकिंग शेयर खरीदने का? क्या आप अब भी बुलिश हैं, पॉजिटिव है? यदि हाँ तो क्या प्रेफरेंस होगी आपकी वैल्यूएशंस के लिहाज से पीएसयू बैंक्स खरीदेंगे या फिर थोड़ी सी कंफर्ट के लिहाज से प्राइवेट बैंक्स बेहतर है? देखिए, हम प्राइवेट सेक्टर बैंक हम ज्यादा हमारे पास है कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक, और उसका एक सिंपल सा कारण यह है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एनपीए की प्रॉब्लम थोड़ी कम थी कंपेयर टू जो पब्लिक सेक्टर बैंक है। और हालांकि ये जो एनपीए की प्रॉब्लम है, हमारा ये मानना है कि थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लोन हुआ है। जैसे ही इकोनॉमिक रिकवरी जैसे कैपेक्स शुरू हो जाएगी और जिस तरह से कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हुई है, 2 से 3 क्वार्टर में हम आप देखेंगे कि क्रेडिट ग्रोथ की वजह से ये नंबर जो है वो अच्छे दिखने लगेंगे।
तो प्राइवेट सेक्टर बैंक पहले रिकवर करेंगे, इसलिए हमने उनको ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में रखा है। और जहां तक पब्लिक सेक्टर बैंक की बात है, आज वैल्यूएशन यदि आप देखें तो करीब करीब डिस्ट्रेस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे वैल्यूएशन पे यदि पब्लिक सेक्टर बैंक खरीदा जाए तो होल्डिंग पीरियड थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, 1 साल की, लेकिन उसमें रिटर्न अच्छा होगा। तो अब हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और उसे भी पिकअप कर रहे हैं। हम बैंकिंग सेक्टर पे ओवरवेट जा रहे हैं। आईटी सेक्टर पर अब आपका क्या व्यू है? जिस तरह से फिर से वो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएस इन्वेस्टिगेट करेगा वीजा के इश्यूज को, और उनको लगता है कि भारतीय आईटी कंपनियों ने उल्लंघन किया है वीजा का। आप कैसे देख रहे हैं इसे, और गिरावट में क्या खरीदारी के मौके आपको लगते हैं आईटी में? हाँ जी, हम आईटी सेक्टर पे ईयर की शुरुआत में हम निगेटिव थे और हम अंडरवेट थे, और लेकिन अब हम आईटी सेक्टर को थोड़ा अलग तरीके से देख रहे हैं। एक तो हम उन कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं जहां की यूएसए से ज्यादा रेवेन्यू है, क्योंकि नॉन यूएस जितने भी करेंसी हैं उनके सामने हमारा रुपया अप्रिशिएट हुआ है। ये सिर्फ डॉलर के सामने हमारा रुपया वीक हुआ है, तो एक तो वो फायदे की बात है। दूसरी, कई सारी कंपनीज हैं जो कि इंडिविजुअल कंपनीज यदि आप ध्यान से देखें तो वहां ऑनशोर का प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ा है। जब कभी भी ऑनशोर का प्रोपोर्शन बढ़ता है तो आने वाले क्वार्टर्स में उसकी ऑफशोरिंग होती है, जिससे कि कंपनीज की मार्जिन बढ़ती है। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डोमेस्टिक इशू है वो ये है कि हमारे यहाँ रियल एस्टेट के प्राइस थोड़े गिरने शुरू हुए हैं, जिससे कि लीज रेंटल्स इन आईटी कंपनीज की थोड़ी कम होने वाली है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखें और वैल्यूएशन को ध्यान में रखें तो सर्टेन कंपनीज में काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और हम उन कंपनीज को पिकअप कर रहे हैं। हम उन कंपनीज को अवॉइड कर रहे हैं जहां पे कि नॉन यूएस रेवेन्यू काफी ज्यादा है। तो आईटी शेयरों पर ये राय आती दिख रही, लेकिन चूंकि आप इकोनॉमिक रिवाइवल के संकेत दे रहे हैं, तो फिर क्या ऐसे में कैपिटल गुड्स के अलावा सीमेंट और इंफ्रा, ये 2 और स्पेस है, क्या आपको लगता है वहां पर खरीदारी के मौके हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इंफ्रा और सीमेंट, जहां तक इंफ्रा की बात है, हमें उन कंपनीज को ही पिक करना चाहिए जहां पे कि कंपनीज के पास कैश है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने के लिए, और सो जितने भी नए ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे उनको वो पिकअप कर पाएंगे। तो वहां पे तो बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। जहां तक सीमेंट की बात है, ये अब चूंकि हम मानसून में आ गए हैं और बरसात अच्छी शुरू हो गई है, तो आपको अगले 2-3 महीने सीमेंट के प्राइस थोड़े से वीक होते दिखाई देंगे, क्योंकि नया कैपेक्स इस दौरान तो नहीं होगा। तो बट इसमें जो वैल्यूएशन हमें अट्रैक्टिव मिलेगा उसका फायदा उठा करके सीमेंट स्टॉक खरीदना चाहिए, क्योंकि पोस्ट मानसून जब रोड कंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट के बहुत सारे और प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होंगे, प्राइवेट सेक्टर के होंगे, तब सीमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी। हालांकि जैसे कि हम कह रहे हैं कि सीमेंट में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मानसून का फायदा उठाकर खरीदारी करनी चाहिए। इस हफ्ते 16-17 तारीख को एफओएमसी की बैठक होने वाली है। इसके अलावा ग्रीक को लेकर अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। ये 2 बड़े इवेंट्स हैं जो ग्लोबली इंपैक्ट कर सकते हैं। आपकी क्या राय निकल कर आ रही है? क्योंकि कंसेंसस एक तरह से ये बन रहा है कि सितंबर से शायद यूएस में ब्याज दरें बढ़नी शुरू हो जाए। देखिए, जहां तक यूएस की ब्याज दर की बात है, यूएस बॉन्ड यील्ड की बात है, मार्केट्स ने बहुत ही ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस दे रखा है, और हम तो ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी रेट हाइक हो जाए उसके बाद में रैली शुरू हो। आज जो यूएस बॉन्ड यील्ड है वो करीब 2.35 के लेवल पे है, जो कि 2.5 से नीचे आ रहा है। यदि आप 2013 के यूएस बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो उस समय यूएस बॉन्ड यील्ड्स 3% हुआ करते थे, जबकि इंडिया में इन्फ्लेशन उस समय 10% था। आज यूएस बॉन्ड यील्ड 2.33% है, और जबकि इन्फ्लेशन इस समय 4.5 से 5% के आसपास है। तो ये जो सिचुएशन है वो 2013 की सिचुएशन से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन समहाउ लोगों के मन में चूंकि रेट हाइक होगा तो उसका काफी कितना बड़ा निगेटिव इंपैक्ट आएगा ये लेकर के है। हमारा यह मानना है कि रेट हाइक बहुत ही यदि हुआ तो सितंबर, जबकि बहुत ही लाइकली सिचुएशन है कि ये दिसंबर तक होगा, क्योंकि यूएसए में यदि आप सारे नंबर्स देखें तो हालांकि लेबर नंबर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर उतने पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी नहीं इग्नोर करना चाहिए कि चाइना इस समय करीब करीब रिसेशनरी सिचुएशन में है। तो जब ग्लोब में रिसेशनरी सिचुएशन हो, कमोडिटी के भाव नीचे हो, इन्फ्लेशन उस समय नहीं होता, तो इसलिए यूएस गवर्नमेंट और फेड के ऊपर रेट हाइक करने का बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है।
जहां तक ग्रीस की बात आती है, ग्रीस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि जिसको कहते हैं कि बड़े इजीली सारे इकोनॉमीज कंट्रोल कर सकते हैं। और लिमन क्राइसिस के बाद में दुनिया की सारी इकोनॉमीज को पता है कि डिफॉल्ट जो होता है उससे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ग्रीस की जो प्रॉब्लम है ये हम देखते रहेंगे कि अंत तक लोग इसको लेकर के चिंतित रहेंगे, लेकिन सारी इकोनॉमी मिलके इसका सोल्यूशन हमेशा निकाल लिया करेंगे। और ग्रीस की जो सिचुएशन है वो कभी भी इकोनॉमिक कंडीशंस को इतनी ज्यादा परेशान नहीं करेगी। ज्यादा फोकस हमें करने की जरूरत है मॉनसून पे, ज्यादा फोकस करने की जरूरत है हमें इंडियन मार्केट की जो फंडामेंटल सिचुएशन है उन पर। रिकवरी के लिहाज से क्या आपको ऑटो सेक्टर में भी रिकवरी के कोई संकेत दिख रहे हैं, खासतौर से टू व्हीलर स्टॉक्स पर जिस तरह की मार पड़ी है रूरल डिमांड कमजोर होने की आशंका में और कमजोर मानसून के चलते? अब तो मानसून भी थोड़ी बेहतर सिचुएशन दिखा रहा है, जिस तरह से फैलता हुआ दिख रहा है पूरे देश भर में। कहाँ खरीदारी के मौके आपको दिखते हैं? क्या ट्रैक्टर्स वाले स्टॉक्स, कमर्शियल व्हीकल्स, या फिर टू व्हीलर्स या पैसेंजर कार से जुड़े हुए कौन से शेयर खरीदना चाहते हैं आप? देखिए, पिछले दिनों रूरल इकोनॉमी में थोड़ा सा स्लो डाउन रहा है और उसके कई सारे कारण रहे हैं। एक तो ये कि जो अनसीजनल रेन हो गई थी, और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट जिस तरह से सारे फैक्टर्स को एडजस्ट करना चाह रही है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे जाए, उसकी वजह से थोड़ी सी ब्लैक मनी इकोनॉमिक सिचुएशन वहां पे भी रूरल एरिया में कम हुई है, जिसकी वजह से डिमांड थोड़ी स्लो डाउन हुई थी। साथ ही साथ ऑटो सेक्टर में एक्साइज ड्यूटी हाइक हो गई थी, जो पुराने ड्यूटी पर रिस्टोर कर दिया गया था, तो उसका हमें इम्पैक्ट दिखाई दिया। वहीं आप अर्बन एरिया में देखो तो यहाँ डिमांड ठीक चल रही है। तो माइनिंग सेक्टर में जिस तरह से एलोकेशंस हो गए हैं, तो ट्रक्स और फोर व्हीलर्स यहाँ पे हमें इमीडिएट डिमांड ग्रोथ दिख रहा है। और जहां तक टू व्हीलर की बात है, जैसे जैसे मानसून अच्छा होता जाएगा टू व्हीलर और ट्रैक्टर्स की डिमांड भी आ जाएगी। तो 3 से 4 महीने पे यदि आप ध्यान दें तो सारे सेक्टर्स पिकअप कर जाएंगे। आज के दिन में हम फोर व्हीलर्स और ट्रक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपने काफी सारे सेक्टर्स बताया जहां पर आपका ध्यान तेजी का है। सिंह साहब, ये बताइए कौन से सेक्टर्स हैं जो अभी भी आपके अवॉइड लिस्ट पर हैं या फिर नेगेटिव लिस्ट में आप नहीं चाहेंगे यहां पर खरीदारी करना? देखिए, जो सेक्टर हम बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट है, सारे कमोडिटी सेक्टर्स हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हर बाउंस पे कमोडिटीज से निकल जाना चाहिए। उसी के साथ साथ एफएमसीजी में जहां कई सारे कंपनीज के वैल्यूएशंस हाई हैं, वहां हम बहुत ही सेलेक्टिव हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में बहुत सारी कंपनीज के वैल्यूएशंस हाई हैं, वहां भी हम बहुत ही सेलेक्टिवली स्टॉक पिक कर रहे हैं। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर इन स्टॉक्स पर। वक्त आपसे विदा लेने का बहुत बहुत शुक्रिया बीपी सिंह साहब, हमारे लिए वक्त निकालकर बाजार और तमाम सेक्टर पर आप अपनी राय देने के लिए। लेकिन इस बीच बाजार पर डालिए नजर, बेहतरीन रिकवरी आती हुई दिख रही है और 8000 के पार निकलता हुआ निफ्टी अब 8015 का लेवल है, 125 अंक ऊपर है। सेंसेक्स तो जितनी कमजोरी थी उतनी ही मजबूती बनती हुई दिख रही है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, निफ्टी फ्यूचर्स आपके लिए लेकर आएंगे जो कि 8020 पर ट्रेड कर रहा है इस वक्त, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो जो 7-8 पॉइंट की डिस्काउंट चल रही थी निफ्टी में, वो प्रीमियम में बदलती हुई दिख रही। तो जो हम कह रहे थे कि 8000 के ऊपर निकलते आप देखिए किस तरह की शॉर्ट कवरिंग होती दिखेगी, वो शॉर्ट कवरिंग साफ तौर पर निफ्टी फ्यूचर्स में दिख रही है, जो 8 से 9 पॉइंट का फर्क सिर्फ इसी वजह से आता हुआ दिख रहा है, डिस्काउंट से प्रीमियम में बदलने की वजह से। और अब देखिए मजबूती और बढ़ती नजर आ रही है, 150 अंक ऊपर सेंसेक्स है और निफ्टी पर मजबूती 40 अंकों की हिम्मत, काफी अच्छी खरीदारी। ट्रेडिंग सेशंस बचे अगर आज का जोड़ लें एक्सपायरी के लिए अगले हफ्ते जो होने वाली है, छोटी सीरीज होती है ये जून की, और आप देखिए एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। और हमने शुरुआत में कहा भी था यहाँ पर आपको गिरावट में खरीदारी करने का ही ध्यान रखना चाहिए। चलिए वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सिस कैपिटल के रिसर्च एमडी नंदन चक्रवर्ती, उनसे जानेंगे बाजार पर उनका नजरिया। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। बाजार में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी हालांकि अभी भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद देखिए सेंसेक्स और निफ्टी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। लेकिन दो शेयर जिस पर सबकी नजर बनी हुई है, वेदांता और केन इंडिया। इस शेयर पर देखिए आप आज किस तरह का एक्शन देखने को मिला कल के मर्जर के अनाउंसमेंट के बाद, जहां पर एक शेयर अगर आपके पास केन का है तो आपको एक शेयर वेदांता का मिलेगा, साथ ही 10 रुपए की फेस वैल्यू का एक प्रेफरेंशियल शेयर भी केन के शेयर धारकों को दिया जाएगा। खुला जरूर मजबूती के साथ था, लेकिन ठंडा कारोबार हो रहा है, बल्कि हाई से कमजोर हुए हैं दोनों ही स्टॉक्स।
कल भी हमने वीके शर्मा साहब से बात की थी एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। उनका कहना था कि केन इंडिया के स्टॉक के लिए और केन इंडिया के माइनॉरिटी शेयर धारकों के लिए दरअसल ये डील अच्छी नहीं है। चलिए वापस उनको जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए अब क्या करना चाहिए? आज ठंडा कारोबार कर रहे हैं, दोनों ही शेयर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मार्केट में जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है, इन शेयरों में तेजी नहीं है दरअसल। जी प्रणाम। मैं इस वक्त मार्केट के जो चार्ट्स के सामने नहीं हूँ, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ क्लाइंट्स मीटिंग में, लेकिन मेरा ये मानना है कि उससे कोई चेंज नहीं होता है। ये जो डील है ये मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए खराबी है, खास करके इंडिया के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो उनके लिए अगर ये पास नहीं होता है तो उनको कोई बेटर प्राइस मिलती है तो अलग बात है। तो मेरे ख्याल से ये पास नहीं होगा, ऐसा इसके चांसेस भी अभी भी हैं। तो ये अगर ये नहीं होता है तो फिर बाकी मार्केट प्राइस फिर अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा। फिलहाल आपके पास ऑप्शन बहुत ही कम है। तो मेरी सलाह उन लोगों के लिए जो एसेंशियली एक ऐसे स्टॉक में जा रहे थे जो प्योरली ऑयल प्ले है, उनको चाहिए कि यहाँ से निकलकर वो अन्य और ऑयल प्ले जो हैं मार्केट में उपलब्ध है उनके अंदर वो जा। तो आपने एक बात तो ये कही कि दूसरे ऑयल स्पेस के स्टॉक से जहां पर निवेश किया जा सकता है अगर आप केन में न रहना चाहें, दूसरा ऑप्शन क्या ये हो सकता है कि अगर केन और वेदांता में से एक स्टॉक को होल्ड करना ही अब, तो चूंकि प्राइसेस दोनों की लगभग बराबर हो चुकी है, 185 और 182 पर दोनों स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, 182 पर केन है, 185 पर वेदांता है, तो फिर केन बेचकर वेदांता ले लिया जाए? नहीं, उसमें तो अगर वो कंपनी उनको एक ही मिलने वाली है, अगर वो अल्टीमेटली तो मर्जर होने वाला है, अगर मर्जर होने वाला तो फिर केन में ही रहे, उसमें कोई इशू नहीं है। बिकॉज उनको जो प्रेफरेंस कैपिटल है वो अलग से मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर अलग से मिलेगी। तो इसके अंदर अगर उनको रहना है वो केन के अंदर रहे, वो अल्टीमेटली तो शेयर उनको उसका भी मिलेगा, उस कंपनी का भी। लेकिन आप विस्तार से एक बार फिर से बताइए कि दरअसल आप एक तो कह रहे हैं कि एलआईसी और केन पीएलसी ये दो बड़े शेयर धारक हैं, वो इसके अगेंस्ट में वोट कर सकते हैं। छोटे शेयर धारकों के पास इस समय क्या विकल्प बचा है? वो भी दरअसल अपोज कर सकते हैं इस मर्जर का। जो मेरे ख्याल से अगर हम इस बात को लॉजिकली देखें कि गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान जिंक में मना किया था मर्जर से, तो उस दृष्टि से ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो आती है तो गवर्नमेंट का व्यू ही अगर एलआईसी वही व्यू एलआईसी लेता है जो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट ने लिया था, तो यहाँ पे उनको इसके अगेंस्ट में डालना चाहिए। बिकॉज जो प्राइस मिल रही है उनको वो सही नहीं मिल रही है, और क्योंकि उनके अंदर काफी कैश पड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर ये प्राइस बढ़ाई जा सकती है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अपनी मंजूरी नहीं दे तो ही बढ़ाई जा सकती है। तो मेरे ख्याल से जो कंपनी जो पीएलसी कंपनी है वो तो शायद इनके साथ ही जाएगी, क्योंकि उसके अंदर मैं नहीं समझता कि वो अलग से वोट करेंगी। लेकिन एसेंशियली अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अगर मोहर नहीं लगाते हैं इसके ऊपर तो उनको एक बेटर डील मिल सकती है कि अगर अल्टीमेटली जाना ही है तो कम से कम उनको बेटर प्राइस पे उनको थोड़ा और पैसा मिलना चाहिए, या उनकी जो रेशियो उनकी थोड़ी फेवरेबल और होनी चाहिए। जो लोग बने हुए हैं इन दोनों शेयरों में, उनके लिए क्या अब निवेश की रणनीति होनी चाहिए? क्या ये समझें कि एक बड़ी एंटिटी बन रही है, बड़ा कमोडिटी प्लेयर बन रहा है जिसमें ऑयल भी होगा, मेटल्स भी होंगे और उस लिहाज से बेहतर कंपनी बन रही है, या फिर आपको ऑयल के साथ मेटल खरीदना पड़ रहा है, बहुत सारे बिजनेसेस होंगे, वैल्यूएशन करना आसान नहीं होगा? किस तरह से देखें फिर से? हेमंत, बेसिकली ये इन्वेस्टर को अपनी खुद को पूछना है कि वो उन्होंने केन इंडिया में जब इन्वेस्ट किया था किस लिए किया था। अगर उन्होंने केन इंडिया में आईपीओ में इन्वेस्ट किया था तो उनको तुरंत निकल जाना चाहिए, बिकॉज वो वैल्यूएशन है नहीं। अगर उन्होंने ये तब इन्वेस्ट किया था जब स्टरलाइट जब ग्रुप ने इसके अंदर स्टेक लिया था, तो ऑब्वियसली वो उनको टिके रह सकते हैं। जब उन्होंने उस ग्रुप के बाद अगर उन्होंने स्टेक लिया है तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो देयरफॉर उसके साथ भी जो इनको जो वेदांता का जो शेयर मिलेगा उसके अंदर भी इनके फायदा ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। कल को जो कन्वर्ट होता है तो वो रहे। अगर आपने पहले से लिया हुआ है तो बिकॉज वो न तो मैनेजमेंट है और नहीं वो कंपनी है और नहीं वो फोकस है जो प्योर ऑयल का प्ले में रहता है। तो ये इन्वेस्टर को खुद का जवाब देना है। हम इन्वेस्टर के बिहाफ पे ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते।
तो अगर इन्वेस्टर को इसे प्रेरित कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछें, और अगर वो मंजूर है उनको दूसरे बिजनेस में जाना तो निवेशित रहें, अन्यथा निकल जाए। चलिए, बस शुक्रिया शर्मा साहब आपका समय निकालने के लिए और अपना एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए। बाजार में देखिए एक शानदार रैली देखने को मिल रही है। 150 अंक ऊपर इस समय सेंसेक्स है, 44 अंक की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। 8000 के लेवल को कॉन्फिडेंटली आप देखिए आज ब्रेक किया है और ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता हुआ। और आज की खास बात यह भी है कि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखिए एक अच्छी तेजी बनी हुई है। 1% का उछाल यहां देखने को मिल रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद देखिए यहां पर हरे निशान के साथ कारोबार इस समय होता हुआ। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ एक्सिस कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च एमडी नंदन चक्रवर्ती जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नंदन जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल बाजार के डायरेक्शन पर ही लेना चाहता हूं। जिस तरह से एफआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी सामने जरूर होती दिख रही है, क्या वजह है कि एफआईज का मूड इतना खराब है इंडियन मार्केट्स पे, और जिसकी वजह से हमने इतना करेक्शन देखा है बाजारों में पिछले 2-3 महीनों में? FIs are not selling India in particular. तो ये क्या हो रहा है कि जनरली बिकॉज ऑफ दिस फेड रेट हाइक people are contracting and putting more money in the US. See, it's a very paradoxical story. Paradox का हिंदी मुझे पता नहीं है, but you know, very paradoxical. ये क्या होता है जी, US जब इतना अच्छा नहीं करता है, so that is the reason why they are trying to, you know, delay the interest rate hike, because people have been expecting to come in June, then July, now people are talking about August to December. So people are not doing that well in the US. If people don't do that well in the US, they know that because US is the largest consumer in the world, the rest of the world doesn't do well, because there is no oil money, so the oil countries don't get rich. The manufacturers in China and Asia don't get rich because they can't sell more, you know, manufactured goods to the US. So because of that, the dollar goes up, and therefore the US stock markets go up. So क्या होता है? This is very paradoxical in that sense. So people are, because the US is not doing as well as they thought earlier, is the reason why people are putting money back into the US. And India has not done worse than other regional economies. We're at par. बिल्कुल। नंदन जी, ये बताइए, 9100 के लेवल से हम इस समय 8000 के स्तर तक खिसक गए हैं। अच्छा करेक्शन भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। अगर इन स्तरों पर आपसे कहा जाए कि एक ट्रेड लें, तो आपको क्या लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किसके फेवर में है? Risk reward ratio obviously will be in favor of investing, but I think what will happen is Q1 of the next calendar year, that is January say March of calendar 16, is when you're going to see economic growth starting. Before that, you're not going to see economic growth starting. But the investing time for that will come in the next 6 months, because obviously people discount that earlier. So I think the best time to invest would be over the next 6 months, before the economic growth really starts. And why should that happen in calendar 16? See, one is the lagged effect of the interest rate cuts. You already, you know, had interest rates cut which has been happening for the last 1 year. So it takes 6 to 9 months, you know, almost 3 quarters for the lagged effect to feed into the system. So that will start getting an effect in January to March next year. So that's one of the strong reasons. Number two is the government spend has started. And now it is not being spent on just, you know, throwing money at people. It's actually this railways and so on, roads. There are actual things on which the government has started to spend money on. ऐसे में नंदन, आपको क्या लगता है, क्या इंडियन मार्केट्स में 8000 के आसपास अच्छे कंफर्ट लेवल है वैल्यूएशंस के लिहाज से, खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए, या अभी भी डाउन साइड रिस्क साइजेबल दिखती है आपको? See, हमारा जो सेंसेक्स ईपीएस ग्रोथ है, if you look at the growth, not just the Sensex EPS, growth of the Sensex EPS for the next, for this current year, FY16, almost a quarter is Tata Motors. That has nothing to do with the Indian economy. It has to do with the delay in the launches in the JV in China. It has to do with the fact that last year was a very small base. So almost a quarter is Tata Motors. Then I take the next 7% is, number 2 is Sun Pharmaceuticals. If I add Reliance Industries 6%, ONGC 6%. So out of the top 10 companies,
which account for nearly 75%, 3/4 of the total Sensex EPS growth, 42%, which is more than half, is unrelated to Indian economic growth. So essentially what I'm saying is over the next 6 months, you have to pick selectively in certain sectors. Their downgrades will keep happening. But you are looking at investing. Right now, the main driver of the Sensex is not EPS growth. It is Sensex PE, the sentiments. And sentiments are not going to turn till the economy improves or something in the world happens. So we are right now overweight on auto, engineering, because these are the ones which will give you operating leverage to the recovery when it happens, and pharma and telecom as defensives. Because in almost all other defenses, there is some major problem or the other. Pharma में तो regulatory problem है, but pharma is almost like a zoo. तरह के different animals are there like Nandan Chakravarti. So you know you can pick certain things. So in FMCG for example, valuations are too high, and the consumer staples जो है ना वो trough किए हैं, but there are no signs of volume going up, not yet. If you look at IT also, there are regulatory hurdles and the US growth has not been too good. So everywhere there is some big problem or the other. So I would stick to these 4 to be overweight at this point in time. नंदन, 2 स्टॉक्स पर आपसे राय लेना चाहूंगा। केन इंडिया जो कैश रिच कंपनी है और जिसका कैश अब वेदांता को जा रहा है कल के अनाउंसमेंट के बाद, इन दोनों ही शेयरों पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि LIC और केन PLC जैसे बड़े शेयर धारक क्या इस मर्जर को अप्रूव करेंगे, हरी झंडी देंगे, हामी भरेंगे? देखो मैं जनरली बोल सकता हूँ बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू टॉक टू मीडिया ऑन स्टॉक स्पेसिफिक इश्यूज. तो मैं जनरली बोलूंगा कि जिसके इफ देयर वाज अ सोड ऑन एन इन्वेस्टर एंड दैट इज रिमूव्ड, दैट फियर इज रिमूव्ड, वो री-रेटिंग होता है. दैट इज वन. नंबर 2, you will always find when there are restrictions, like suppose your country like North Korea or China or whatever, where people can't go and come back. Similarly, when money can't go and come back, when that freedom of money movement is lost, there is re-rating. So in both companies, one will gain from the freedom of cash going up and down, and the other will gain from the fact that a fear is gone. And no management is going to be stupid enough to kill a company, and especially you want to, as is a company where, in India is short of energy. Yes, we are trying to do something in the Northeast in a collaboration with, Myanmar and Bangladesh and China and so on, interconnecting the stuff so that oil there can be trapped. But that is a long, long way off. For now, we are an energy-strapped country, and energy requires exploration money. So no management is going to kill the golden goose. तो उतना तो ट्रस्ट होना चाहिए. बिल्कुल, तो उम्मीद करेंगे. I think both will re-rate. जी, तो री-रेटिंग की संभावना यहाँ पर केन इंडिया और वेदांता में बनती हुई दिख सकती है. नंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज बाजार सारे सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए. बेहतरीन बाजार में माहौल देखने को मिल रहा है. अच्छी खासी रिकवरी लोअर लेवल से और 8,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ निफ्टी. पहला सौदा में आज के लिए इतना ही. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.